फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 6 जून सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी होती है। आज के एपिसोड में दत्त साहब के बारे में कुछ खास बातें, कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी किश्वर देसाई की लिखी किताब से ली गई है, डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। दीवान रघुनाथ दत्त मोहयाल ब्राह्मण थे। बाकी जमींदारों की तरह दीवानों के मोहल्ले में रहते थे, जेलम जिले के गांव खुर्द में। ये इलाका अब पाकिस्तान में है। खुर्द गांव में कई हिंदू रहते थे जो वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ बहुत प्यार से जीवन गुजारते थे। दीवान रघुनाथ दत्त लंबे कद के बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे। लूज सलवार कमीज, सर पर पगड़ी पहनकर घोड़े पर सवार होकर जब वो अपनी जमीनों का चक्कर लगाते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। किसी शादी में वो तैयार होकर चले जाएं तो अक्सर लोग दूल्हे से ज्यादा उनकी तरफ देखने लगते थे। उनकी पत्नी कुलवंती देवी, जिन्हें मंगला भी कहा जाता था, वो घर पर ही रहती थीं। दीवान रघुनाथ और कुलवंती देवी ने 3 बच्चों को जन्म दिया, बलराज, रानी और सोम। बलराज का जन्म 6 जून 1929 को हुआ था। रघुनाथ सुबह जल्दी उठ जाते थे, नहाकर पास ही एक हलवाई की दुकान पर जाते और वहां जाके दूध का गिलास पीते थे। एक दिन ऐसे ही वो दूध पीने गए। दूध पीने के बाद उसी समय उनकी मौत हो गई। इस तरह की बातें चलीं कि दूध में ऐसा कुछ था जिससे उन्हें बहुत खतरनाक एलर्जी हुई थी। ये भी कहा गया कि शायद दूध में जानबूझकर किसी ने ऐसा कुछ मिलाया था कि उनकी जान चली जाए। जब ये हादसा हुआ तब कुलवंती देवी अपने मायके में गई हुई थीं। कुलवंती देवी के साथ उनका छोटा बेटा सोम था, जो अभी कुछ महीनों का ही था। बड़े बच्चे बलराज और रानी खुर्द में ही थे। उनका ख्याल उनकी दादी लक्ष्मी देवी रख रही थीं। बलराज तब शायद 5-6 साल का था। घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था जब बहुत बुरी तरह घबराई हुई उसकी दादी ने उसे पुकारा। घोड़ा गाड़ी पर दोनों रघुनाथ का पार्थिव शरीर लेने उस जगह पहुंचे। तब तक और लोग भी साथ में जुड़ गए थे। कुलवंती देवी को तार भिजवा दिया। बलराज कांप रहा था पर रो नहीं रहा था। बलराज ने बहुत हौसला दिखाते हुए अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। तब बलराज नहीं जानता था कि इस हौसले की जरूरत उसे जिंदगी में बार बार पड़ने वाली थी। पिता की मौत तो एक शुरुआत थी, जिंदगी तो बलराज के लिए सख्त इम्तिहानों की लिस्ट तैयार कर रही थी। लक्ष्मी देवी के 3 बेटे थे, तीनों गुजर चुके थे। पति पहले गुजर चुके थे। अब उसकी बहू कुलवंती देवी भी विधवा थी, जिसके पास 3 छोटे बच्चे थे। कुछ करीबी रिश्तेदार परिवार का काम संभालने में मदद करने लगे। अब बलराज और रानी स्कूल जाते थे, इस कारण उनका ध्यान इस बड़े दुख से थोड़ा हट गया। दोनों बच्चों ने गांव के स्कूल में 5th क्लास तक पढ़ाई की, क्योंकि स्कूल 5वीं तक ही था। बलराज को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके मन में बैठ गया था कि मैं अच्छी पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी करूंगा और परिवार की जिम्मेदारी संभालूंगा। 5वीं के बाद किसी और गांव के एक स्कूल में पढ़ने जाना था। रानी को इसकी इजाजत नहीं मिली। बलराज ने पढ़ाई जारी रखी। अपने गांव से दूर गांव में खालसा स्कूल जाने के लिए बलराज अपने घोड़े पर जाता था। बलराज उसूलों का पक्का था। एक बार घोड़ा थोड़ा बीमार हो गया तो बलराज ने अपने अंकल की घोड़ी मांगी। उस घोड़ी को काबू करना थोड़ा मुश्किल था। एक लड़के ने बलराज के साथ शर्त लगा ली कि बलराज घोड़ी को एक दीवार के ऊपर से जंप करा के दिखाए। बलराज ने उस अड़ियल घोड़ी से ये काम भी करवा लिया। शर्त हारने वाले लड़के ने शर्त का 1 पैसा बलराज को नहीं दिया। जब भी वो बलराज के सामने आता, बलराज उसकी पिटाई करता। बलराज के अंकल रामलाल के पास उस लड़के का डॉक्टर पिता शिकायत लेकर आया। बलराज ने सबको एक्सप्लेन किया कि क्यों मैं इस लड़के की पिटाई करता हूँ। इसने अपना वादा तोड़ा है। घर में बलराज कई शरारतें भी करता था। अपनी दादी को सताता रहता था। बलराज की दादी और माँ असल में बलराज की ये शरारतें पसंद करते थे। बलराज के अंकल हंसराज छिब्बड़ कई बार उनके साथ ही रहते थे। जमीनों का काम वही देखते थे। बलराज जब कोई बड़ी शरारत करता तो हंसराज पेड़ की छोटी सी टहनी लेकर उससे बलराज की पिटाई करते। बलराज भागकर खेतों में छुप जाता या घरों की छतों से होता हुआ दूर निकल जाता। कभी बलराज हाथ आ जाता और बहुत पिटाई होती तो बहन रानी रोने लगती थी। जब कभी रानी को किसी बात पर डांट पड़ती या मार पड़ती तो बलराज खुश हो जाता था, उसको चिढ़ाता था।
जब रानी की केयर करने की बात होती तो बलराज बाप बन जाता था। रानी को सर पर दुपट्टा रखने का हुक्म था, सर से दुपट्टा उतरना नहीं चाहिए। बलराज ने कह रखा था कि रानी अपनी किसी सहेली के घर नहीं जाएगी, सहेली को ही रानी से मिलने यहाँ आना होगा। जब कभी रानी गली में चलती नजर आती तो लड़के खुद ही मुंह दूसरी तरफ कर लेते कि बलराज की बहन आ रही है। बलराज की एक क्वालिटी और थी, वो गाता बहुत अच्छा था। पढ़ाई के दौरान कई बार बलराज को गाना गाने के लिए भी ट्रॉफीज मिली। 8वीं के बाद बलराज रावलपिंडी चला गया। 1 साल तक वहां अपनी मौसी लाजवंती देवी के पास रहा, वो भी विडो थी। उसके बाद बलराज डीएवी स्कूल जेलम चला गया और वहीं हॉस्टल में रहा। 1945 में वहां से फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। बलराज आगे पढ़ना चाहता था पर अंकल ने कहा तुम आर्मी ज्वाइन करो। मेरठ में मेडिकल चेकअप हुआ। उसके बाद बलराज को लखनऊ में क्लर्क की नौकरी मिल गई। ये 1946 की बात है। ये पहला मौका था जब बलराज अपने घर से इतनी दूर रहने लगा। जब एक बार वो छुट्टी लेकर खुर्द पहुंचा तो अब वो शरारत करने वाला बलराज नहीं था, एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था जो परिवार के लिए फ्रूट्स, कपड़े और गिफ्ट्स लेकर आया था। इस दौरान दादी गुजर चुकी थी। रानी अब घर का काम संभालने लगी थी, सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट हो रही थी। छोटे भाई सोम का ध्यान पढ़ाई की तरफ कम था, अपने दोस्तों के साथ खेलने में ज्यादा था। लखनऊ में रहते रहते बलराज को उर्दू शेर व शायरी का बहुत इंटरेस्ट होने लगा। मुशायरे अटेंड करना अच्छा लगने लगा। साथ ही बलराज को यह भी लगने लगा कि मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, किसी बड़े शहर में जाकर, जैसे बॉम्बे जाकर। फिर आया 1947, देश की आज़ादी और बंटवारा। खुर्द में रहता बलराज का परिवार अब डरा हुआ था क्योंकि उनका बेटा और अब वो अलग अलग देशों में थे। कुलवंती देवी ये घर और जमीनें नहीं छोड़ना चाहती थीं। दीवानों का मोहल्ला खाली हो रहा था, कौमी दंगे हो रहे थे। तब तक उनके रिश्तेदारों ने जेलम से ट्रक भिजवा दिया जिसमें उनकी रक्षा करने के लिए सिख नौजवान भी थे। हालात ज्यादा खराब हो रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी वहां से रवाना होना ही ठीक था। सब लोग ट्रक में बैठ के चल पड़े। कुछ जरूरी सामान साथ लिया। कुलवंती देवी ने हंसराज से कहा कि उसने घर में एक जगह गहनों से भरा हुआ एक घड़ा जमीन में दबाया है। हंसराज ने कहा उसको बाद में निकलवा लेंगे, मैं पता कर लूंगा। परिवार के खेतों में कुछ मुस्लिम मजदूर भी काम करते थे। हंसराज ने उन्हें समझाया कि घर में एक जगह गहनों से भरा घड़ा दबाया हुआ है, अगर वो मिल जाए तो हम तक पहुंचा देना। ट्रक जेलम पहुंच गया। वहां रिश्तेदारों की बड़ी हवेली थी जिसके अंदर ही कुआं था। पानी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। 2 हफ्ते के अंदर ही खुर्द से मुस्लिम मजदूर आए और कुलवंती देवी का गहनों से भरा घड़ा साथ लाए। कुछ दिन बाद इस घर पर भी दंगाइयों का हमला हो गया। परिवार सब कुछ छोड़कर जान बचाकर भागा और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन फाइनली अंबाला पहुंची जहां उनके रिश्तेदार रामलाल के ससुर किसी बड़ी नौकरी पर थे। उनके पास रहने के लिए बड़ा घर था। सब लोग वहां पहुंचे तो थोड़ी चैन की सांस मिली। उधर लखनऊ में बलराज को यह भी नहीं पता था कि परिवार खुर्द छोड़कर कहाँ गया होगा, परिवार के लोग सही सलामत हैं भी या नहीं। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। ये दिन बलराज के लिए और उनके परिवार के लिए किसी डरावने सपने से भी बुरे थे। दत्त साहब ने बताया था कि मैंने अपने परिवार की बहुत तलाश की, फिर मुझे एक बार मेरा परिवार अचानक ही अंबाला रिफ्यूजी कैंप में नजर आ गया। अपने परिवार से मिलना मेरे लिए कैसा था मैं बयान भी नहीं कर सकता। दत्त साहब ने बताया था कि उन दिनों का असर मेरे जहन पर हमेशा रहा। सबसे बड़ा घाव ये था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में हमेशा के लिए लिख दिया गया रिफ्यूजी। खैर, बलराज अपने परिवार को लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां 3 बेडरूम का एक घर किराए पर ले लिया। 1948 मई के महीने में बलराज दत्त को कानपुर एयरफोर्स स्टेशन पर नौकरी ज्वाइन करने की चिट्ठी मिली। अभी कोई फैसला किया नहीं था कि एक और अच्छी खबर आ गई। सरकार उन लोगों को जमीनें दे रही थी जिनकी जमीनें अब नए बने पाकिस्तान में रह चुकी थीं। बलराज के परिवार को मंडोली गांव में जमीन मिली। ये गांव हरियाणा में आता है। परिवार लखनऊ से यहाँ शिफ्ट हो गया। बलराज ने परिवार को सेटल किया और कानपुर के पास एक जगह पर चले गए जहां उनके एक सिख दोस्त ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे। कुछ महीने बाद निराश बलराज वापस लौटे। बलराज कॉलेज जाकर आगे पढ़ना चाहते थे पर उनके जहन में बहन की शादी चल रही थी। बलराज ने अपनी मां से कहा पहले रानी की शादी करूंगा फिर आगे की सोचूंगा। कई रिश्तेदारों से बलराज ने बात की पर बात नहीं बनी।
फिर दूर के रिश्तेदारों से मिलने दिल्ली चले गए। रानी के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना था। तब तक रानी उर्दू पढ़ना सीख चुकी थी। एक दिन बलराज की चिट्ठी आई। रानी ने चिट्ठी खोली, उसमें से एक तस्वीर गिरी, एक नौजवान की तस्वीर। नाम लिखा था बालकृष्ण बाली। बलराज ने अपनी बहन के लिए लड़का तलाश कर लिया था। बलराज जब मंडोली पहुंचा तो बहुत खुश था। उसके बाद लड़के वाले लड़की देखने आए, पर लड़के ने लड़की देखने से इनकार कर दिया। बलराज की माँ से कहा, रानी को देखने की जरूरत नहीं है, मैं बलराज से मिल चुका हूँ, बलराज को देख लिया है, इसकी बहन इसके जैसी ही होगी। अगले 3 महीने में लड़का लड़की ने एक दूसरे को एक बार भी नहीं देखा। फिर उनकी शादी हो गई। शादी के दिन बारिश हो रही थी, पर बलराज की आंखों से बहते आंसू छुपा नहीं पा रही थी। खैर, बलराज के कंधों से अब एक बड़ा बोझ उतर चुका था। अब बलराज आगे पढ़ाई कर सकते थे। कुछ अरसा बाद अपनी माँ से 50 रुपए लेकर बलराज ने बॉम्बे के लिए ट्रेन पकड़ ली। बलराज को पता चला कि जय हिंद कॉलेज ने रिफ्यूजीज के लिए मॉर्निंग क्लासेस शुरू की हैं। बलराज ने एडमिशन ले ली। बॉम्बे में काला घोड़ा इलाके में एक सैलून था, शिमला हेयर कटिंग सैलून, जो सुबह 7 बजे खुलता था, रात 9 बजे बंद हो जाता था। उस दुकान की जमीन पर बलराज सो जाते। जल्द ही बलराज ने BEST बस डिपो में शाम की नौकरी कर ली। 120 रुपए महीना तनख्वाह पर अब बलराज किराए पर रह सकते थे। कुछ समय के लिए बलराज ने एक और लड़के के साथ रूम शेयर भी किया। उस लड़के का नाम था राजेंद्र कुमार। तब दोनों ही नहीं जानते थे कि आगे चल के उनका रिश्ता कितना गहरा होने वाला था। राजेंद्र कुमार फिल्मों में काम करने के लिए आए थे, पर बलराज को ऐसी कोई चाहत नहीं थी। कॉलेज में बलराज के कुछ अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसमें मोहन मकीजानी भी थे, यानी मैक मोहन। यहीं बलराज का इंटरेस्ट प्लेज लिखने में होने लगा। इसी ग्रुप को सुधीर ने भी ज्वाइन किया था। एक बार एक सिंधी प्ले जय हिंद कॉलेज में हो रहा था। ये प्ले देखने के लिए रेडियो सिलोन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। उन्हें बलराज की आवाज बहुत पसंद आई। तब बलराज 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। उस एजेंट ने बलराज से कहा, रेडियो सिलोन बॉम्बे में एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। फेमस टी ब्रांड लिप्टन इसे स्पॉन्सर करेगा। फिल्म स्टार्स की इंटरव्यू का प्रोग्राम है। तुम्हें फिल्म स्टार्स के पास जाना होगा, इंटरव्यू रिकॉर्ड करनी होगी। रिकॉर्डिस्ट तुम्हारे साथ जाएगा। इसके लिए तुम्हें 300 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। ऑफर बलराज के सामने थी। अगले कुछ दिन ये फैसला करने में लग गए कि ये काम सिक्योर है या नहीं, कहीं बीच में बंद तो नहीं हो जाएगा। अगली मुलाकात में बलराज ने अपने मन की बात रेडियो सिलोन वालों से कह दी। बलराज का रेडियो सिलोन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 1 महीने में 2 ही प्रोग्राम करने होंगे। अब बलराज को फिल्म स्टार्स से मिलने का मौका मिलने लगा। 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर रेडियो सिलोन की तरफ से बलराज भी पहुंचे। यहाँ नरगिस भी आई हुई थी। बलराज ने नरगिस की इंटरव्यू रिकॉर्ड की। तब दोनों को इस बात का दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि जिंदगी आगे चल के उन्हें कितना करीब करने वाली थी। दत्त साहब की लाइफ में आगे क्या क्या हुआ, इस सीरीज के आने वाले एपिसोड में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का ये खास एपिसोड यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।